स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। जैसा कि हमारा जो क्षेत्रमिति चल रहा है उसका जो हमने त्रिभुज वाला जो पार्ट किया, अब उसी के आगे देखते हैं हम 2D का ये एक पार्ट है जिसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। त्रिभुज के आगे दूसरा है चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार की बात करें तो देखिए, चतुर्भुज के पहले हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली में चतुर्भुज क्या होता है, तो जो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। कैसी भी बना दीजिए, वो टेढ़ी मेढ़ी हो, कैसी भी हो, वो चतुर्भुज कहलाती है। ओके, तो चतुर्भुज का मतलब समझ में आ गया कि एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड, जो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ओके, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दूसरी प्रॉपर्टी, एक तो आपकी एक ही प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि इसकी बंद आकृति होती, दूसरी प्रॉपर्टी होती कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ओके, अब इनकी आकृति के अनुसार, इनके माप के अनुसार हमने इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा वर्ग, ठीक है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर के बारे में तो आपने किया है, ठीक है। अब स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो इसकी जो चारों भुजाएं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, समान होती है। एंड इच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए ये है चतुर्भुज आपका, सॉरी चतुर्भुज मतलब कौन सा चतुर्भुज है, वर्गाकार चतुर्भुज। कौन सा है ये, सभी चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है आपका, आयत भी एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज भी एक है ना, समचतुर्भुज भी, ये सब चतुर्भुज है। पर चतुर्भुज में कौन सा प्रकार है जिसको वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो जाती है भैया, बराबर हो जाती है, वो वर्ग कहलाता है। तो देखिए जब चारों भुजाएं हैं तो ये देखिए ए बी सी और ये डी, मैंने कहा था इनको शीर्ष कहा जाता है, और शीर्ष को एक कैपिटल एक डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसके प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। अर्थात देखिए ईच एंगल इज राइट एंगल, या प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक्चुअली में हम यहां देखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, यदि 360 हो रहा है, कितना हो रहा है, यदि अब इन चारों की वैल्यू बराबर हो तो हमने 4x इज इक्वल टू 360 और 4 से भाग लगा दिया तो एक प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो चुका भैया, 90 डिग्री हो चुका है। और हमने कहा कि सभी भुजाएं जो होती है वो इक्वल होती है, तो हमने सभी को ए ए ए मान सकते हैं क्योंकि सभी भुजा कैसी है, बराबर है। ए बी सी डी की सभी की जगह क्या रख दिया हमने, ए। ओके, तो इसकी जो भुजाएं होती है वो भी सब कैसी होती है, इक्वल होती है। कहती बात समझ में आया है। अब वर्ग से रिलेटेड कुछ जो सूत्र की जरूरत लगेगी, कौन सा क्या लगेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम परिमाप। एक्चुअली में परिमाप को पैरामीटर कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, पैरामीटर। अब परिमाप का जो सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप किसे कहते हैं, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, है ना। सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ लेंथ, सभी भुजाओं का योग। यदि मैं सभी भुजाओं को जोड़ दूं ए ए ए ए तो इसका परिमाप बन गया 4a, अर्थात हम इसको बोल सकते 4 गुणित भुजा या 4 गुणित साइड। ओके, 4 इंटू साइड, तो 4 गुणित भुजा इसका सूत्र बन गया। ए क्या, हियर ऑफ ए इज इक्वल टू साइड, ए क्या है, एक भुजा है। अब समझ में आया परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा एक दूसरा आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का इसका सूत्र होता है, देखिए हमेशा क्षेत्रफल में हम लंबाई और चौड़ाई का गुना करते हैं, पर इसमें लंबाई भी वही और चौड़ाई भी वही, सभी समान। तो लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात भुजा गुणित भुजा, इसलिए हम इसका जो सूत्र कर देते हैं भुजा की घात 2, या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र पड़ा। एक्चुअली में क्षेत्रफल और परिमाप होता है क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम घर वगैरह बनाते हैं, बनाया है आपने, या आप जो खेत देखा है, तो एक जो
जो फील्ड होती है, खेत की जो मेड़ होती है, उसकी बात करें हम तो मान लीजिए आपका वर्गाकार खेत है। कैसा है? वर्गाकार खेत है। या आपके छत के ऊपर की बात करता हूं मैं, तो छत के आसपास जो गैलरी हम करते हैं कि ताकि कोई गिर ना जाए, तो वो जो गैलरी होती है आसपास की, हमने जो बाउंड्री जिसको हम बोल सकते हैं कि जो बाउंड्री होती है वो पैरामीटर होती है जिसको हम परिमाप बोलते हैं। जो फेंसिंग की जाती है तार की वो भी परिमाप होता है। खेत की जो मेड़ होती है आसपास की वो भी परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है आपका क्षेत्रफल। तो एक्चुअली में क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल के अंदर मान लीजिए खेत है, उसके अंदर कितनी घास उगानी है, कितना गेहूं बोना है, कितनी सोयाबीन बोनी है, ये सब आ जाता है क्षेत्रफल। कितना टाइल्स लगेगा, ये सब आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या पुताई करनी है, ये सब आ जाएगा क्षेत्रफल। मतलब कुछ भी जगह शेष ना छोड़ना वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर की पुताई कर रहे हैं, है ना, तो पुताई कर रहे हैं तो कुछ चीजें नहीं छोड़ रहे। वो बाउंड्री के बाद में यदि हम पुताई करने के बाद बार हम लास्ट में कॉर्नर पे कुछ एक डिजाइन डाल देते, जैसे हमने रेड कलर से पूरी पुताई की है, वो लास्ट में हमने ग्रीन कलर से एक एक लाइन और लिख दी, तो जो ग्रीन कलर वाली जो लाइन होगी वो परिमाप हो जाएगी, और जो रेड कलर की पूरी पुताई की है वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की जरूरत जैसे टाइल्स लगाने के लिए, पुताई करने के लिए, जैसे आपको जमीन के नीचे टाइल्स लगाना है ना, तो टाइल्स ऐसे तो लगाते ही नहीं हम, एक टाइल्स आसपास लगाते नहीं, हम तो टाइल्स लगाएंगे तो भाई पूरा लगाएंगे, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो एक्चुअली में क्षेत्रफल का मतलब वो कितनी जगह घेर रहा, कितना सरफेस एरिया है, वो सब चीजें आ जाती है क्षेत्रफल के अंतर्गत। और परिमाप का मतलब दैट इट मींस ऑफ बाउंड्री, आप समझ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका जो सूत्र बन गया तो आपको समझ में आ गया। अब इसके वर्ग का विकर्ण का भी सूत्र बनता है, तो आप वो भी साथ में हम देख लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण देखिए, ये एक आपका देखिए वर्गाकार है और इसमें मैं विकर्ण खींच लेता हूं, तो विकर्ण भी जो होते हैं इसके बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण की लंबाइयां आपस में बराबर होती है, बिल्कुल होती है। तो अब देख लीजिए, अब जो AC और BD ये विकर्ण है, AC और BD क्या है, ये विकर्ण है। अब देखिए यदि मैं AC बात करूं, देखिए ये वाला, तो एक भुजा यदि मैं मानूं ये विकर्ण है ABC, यदि एक विकर्ण की लंबाई निकल जाए समझ लो दोनों की निकल गई, तो हम क्यों ना हम एक की निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं ABC। अब ये भुजा का मान भी A और ये भुजा का मान भी A, ये हमारे पास लापतागंज है, मतलब है ही नहीं, तो हम इसको विकर्ण हम मान लेते हैं कि विकर्ण का सूत्र। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, देखिए याद आया आपको, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये कर्ण भी ये, और विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है विकर्ण को, है ना। तो वर्ग का जो विकर्ण है, ये देखिए हमने वर्ग का विकर्ण मतलब कर्ण, तो कर्ण क्या था कि दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। इधर वर्ग का विकर्ण का भी स्क्वायर है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि इसका जो स्क्वायर है इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, इधर से वर्ग हट गया, इधर अंडर रूट लग गया, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि मैं इसको बाहर निकालूं तो इसको 2a स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर तो बाहर जाएगा क्योंकि a गुना a है, लेकिन रूट तो बाहर नहीं आएगा, तो इसका सूत्र बन गया रूट 2 गुना a या a रूट 2। तो इसका सूत्र लिख लीजिए कि वर्ग का जो विकर्ण का जो सूत्र होता है a रूट 2। आपको समझ में आया होगा कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र डायरेक्टली दे देते हैं कि यदि वर्ग के विकर्ण का जो मान है वो 10 रूट 2 है, क्या दे दिया, वर्ग के विकर्ण का मान यदि 10 रूट 2 दे दिया है तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इतने सिंपल क्वेश्चन दे देते, कभी पर हम उलझ जाते हैं सूत्रों में। अब देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाता है और a बराबर आ जाता है आपका 10। अब ये निकल चुकी भुजा, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, 10 गुना 10 कर दो, सो इसका आंसर हो जाए। ओरली ही सोल्व कर सकते थे, बस उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आई है कि वर्ग का विकर्ण, और ये था वर्ग की प्रॉपर्टीज। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जो विकर्ण ऐसा नहीं कि हम भुजा के बराबर कर दें, भुजा के बराबर मान नहीं होता है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे AC की जो लंबाई है वो BD के बराबर होगी, इसलिए AC निकाल लो या BD निकाल लो, दोनों में से आप एक निकाल लोगे तो दोनों का काम हो जाएगा। ये था वर्ग का विकर्ण। चलिए अगला नंबर दूसरा जो आता है वो आता है किसका, गाने का आता है, क्योंकि अभी इंटरटेनमेंट काफी टाइम हो गया है, तो चलिए ले लेते हैं। एक भजन सुना देता हूं और वो गाने के ऊपर भी है। ओ
और इस दिल में क्या रखा है। अरे चतुर्भुज मतलब कौन सा है, आयत का ही नाम लिखा रखा है, बाबा तेरा नाम लिखा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। हाँ भाई देखो, अब ये दूसरा आता है नंबर आयत। अब आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं भैया, ठीक है। अब रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बताया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। इसके सामने की भुजा बराबर होती, साथ ही साथ इसके प्रत्येक कोण का मान भी 90 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें सम्मुख भुजा का मतलब ये होता है कि जो ए बी भुजा है उसके सामने की भुजा सी डी, ये दोनों बराबर हो गए, और ए डी के बराबर हो गया बी सी। देखिए ए डी के बराबर हो गया बी सी, सामने की भुजा ये हो गई और इसके सामने की भुजा ये हो गई। और दूसरा, इसके जो विकर्ण होते वो भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करना, जिसको हम समद्विभाजित बोलते हैं। ओके, तो यदि यदि बाइसेक्ट करेंगे तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा और BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। ओके, तो ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब आयत का जो सूत्र होता है, तो आयत का जो परिमाप बनेगा वो साथ में देख लीजिए। तो आयत का परिमाप जो बनेगा, देखिए सभी भुजाओं का योग होता है, ये A हो जाता है, ये चौड़ाई B हो जाता है, ये वापस A और ये वापस B। अर्थात हमने क्या मान लिया है कि जो लंबाई है वो लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि हम यदि ऐसा होगा, मान लीजिए ये भी एक आयत है पर ये क्या है, अब इसकी लंबाई कौन सी हो गई, ये वाली, ये बड़ी लंबाई हो गई। मतलब जो बड़ा भाग रहता है हम उसको लंबाई दे देते और इसको एक को चौड़ाई दे देते। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि खड़ा वाला है, लंबाई मतलब चौड़ाई से अधिक होती है, सिंपल सी बात है। हम ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई किसी को भी दे सकते हैं, है ना, पर हमेशा लंबाई हम उसको देते हैं जो थोड़ी बड़ी हो, किससे, चौड़ाई से, है ना। लंबाई को हमने मान लिया A और चौड़ाई को हमने मान लिया है B। क्या मान लिया है, B। तो आयत के परिमाप की बात करें, देखो ये लंबाई A, मैंने क्या बोला था, परिमाप का मतलब जोड़ना, ये आपने लिखा B और ये वापस आया A और ये वापस आया B। तो A और A हो चुका 2A और ये B और B 2B, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये सूत्र बन गया 2A प्लस B। या लिख सकते हैं हम कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये नया सूत्र बन गया। क्या बात आई इतनी समझ में कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में वही आयत का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, L इंटू B, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई दोनों का। अब विकर्ण की बात करें तो इसमें क्या देगा कि आपको 2 भुजाएं देगा वो, कि यदि मान लीजिए ये भुजा मैं हटा देता हूं तो कोई सी भी एक भुजा दे देगा आपको, ये 5 दे दिया है ना, या वर्ग का विकर्ण आपको 13 दे दिया है, ऐसा दे देगा वो कि एक आपका आयत है और उसमें वर्ग का विकर्ण आपको, सॉरी, आयत का विकर्ण आपको 13 दे दिया और एक भुजा की लंबाई 5 दिए, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 169 में 25 गया 144, 144 को जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 12, जब ये वाली वैल्यू 12 तो ये भी 12, फिर हम क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल, तो 12 गुना 5, 12 पंजे कितना हो गया, 60, ये सीधा क्षेत्रफल निकल गया। हम एक ओरली मान रहे हैं इसको। ओके, तो भैया ये था आयत। अगला देख लेते हैं, आयत के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अब यही इसी से हम बनाएंगे दूसरे त्रिभुज। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा वर्ग था, क्या था, ये वर्ग, ध्यान से देखना, ये था हमारा वर्ग। यदि मैं इसके दोनों कोनों को प्रेस कर दूं, कौन से 2 कोनों को, ऐसे, इसको ऐसे पिचका देते हैं ना, ऐसे करके, जैसे एक तार, मान लीजिए कि आपके पास तार है और इसको ऐसे 2 कोने को उठाइए, या तो इसको ऐसा कर दीजिए, या तो मैं इसको ऐसा इधर पकड़ के खींच दूं, या इसको ऐसा प्रेस कर। यदि मैं ऐसा करूंगा तो भैया इनकी लंबाई में तो ऐसा नहीं कम हो जाएगी, वो क्या होगी कि यदि इधर से करूंगा तो इधर उचक जाएगा और यदि ऐसे करूंगा तो ऐसे उचक जाएगा। अर्थात ये देखो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ओके, जैसा है मान लीजिए ऐसा ही है, ऐसा लिया मैंने, ये ऐसा था ये ऐसा,
ओके, अब मान लीजिए ये ऐसा है, मैंने इसको खींचा, किसको खींचा मैंने, इसको, तो ये तो बन गया, ये यहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया, ओके, ये ऐसा, ठीक, ये वाला भाग है, मान लीजिए यहां तक, तो ये वाला भाग की बात कर रहा हूं, जैसे चतुर्भुज था ये वाला, तो यदि ये वाला भाग में खींचूंगा तो ये इधर भी बनेगा और इधर भी ऐसा चला जाएगा और ये भाग बन गया ऐसा, ओके, ऐसे इसको पहुंचा दूंगा मैं तो ये भी पहुंच गया ऐसा, ओके, तो ये इस प्रकार से एक भाग बन जाता है। आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप अच्छे से, यदि एक तार है तो उसको एक वर्गाकार ले लीजिए 4-4 सेंटीमीटर, उसको एक तरफ से खींच दीजिए, तो बताइए यदि आप खींच रहे हैं तो मतलब इसकी लंबाई में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो लेस देन ऑफ थिकनेस ऑफ लेंथ, इनकी जो लेंथ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए ये आपकी कोई कमी नहीं है, पर अंतर एक जगह आया, जैसे ऐसे आप प्रेस कर रहे हैं तो भुजा तो इनकी बराबर हो गई, बिल्कुल भुजा कैसी हो जाएगी, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इनकी भुजाएं कैसी होती है, बराबर, भुजा कैसी होती है, बराबर, जिसको अब मैं नाम बदल के रख रहा हूं दूसरा, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चलिए इधर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज और इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, ओके, अब देखिए अलग से कुछ प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं, यही याद हो जाएगा। इसको देखिए, यहां देखिए हमने जो प्रेस किया तो भुजा में कोई, देखिए भुजा को नहीं खींचा, मैंने कोने को पकड़ के खींचा है, तो भुजा तो ये चार थी, ये चार थी, ये चार, पर अंतर आ गया इनका कोण का, जो ये कोण है इनमें अंतर आ गया, मतलब जो कोण था ना, ये जो कोण था इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री था, पर इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं बचा, ओके। अब इसका जो हुआ ये हुआ कि इनके जो सम्मुख कोणों का योग देखिए अलग अलग, एक 180, यदि ये ऐसा था तो इनका जो विकर्ण है, इनका जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे, ध्यान से देखना, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे, ये एंगल क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट, पर इनका जो कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बात समझ में आया, इनका जो कोण है जहां ये बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजन, जहां समद्विभाजन करेंगे वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब जो ये भाग बना, देखिए जबकि कर्ण भुजा कौन सी बन रही थी इसमें, देखिए ध्यान से देखना, कर्ण भुजा इसकी विकर्ण बन रही थी, अब इसमें कर्ण भुजा इनकी बन चुकी है, ये भुजा ही कर्ण बन चुकी है, समझ में आया, ये भुजा ही कर्ण बन चुकी है, उस कर्ण की बात कर रहा हूं मैं जो महाभारत का कर्ण, ये भुजा किसकी बन चुकी है भाई, कर्ण की बन चुकी है। अब देखिए ये भुजा, अब ये वाला लंब हो चुका, ये हो चुका आधा, यदि हमें विकर्ण का पता हो तो हम डायरेक्टली हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो यही होता है, भुजा गुणित भुजा ही होता है, यदि सीधी भुजा हो तो भुजा गुणित भुजा ही कर दो, तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। पर इसमें हमें विकर्ण दिया जाता है, तो इसका एक और क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है इसका 1/2 d1 इंटू d2 है ना, इसका मतलब है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, या तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फार्मूला बन जाता है, किसका, क्षेत्रफल का। या भुजा दे तो सीधा भुजा गुणित भुजा कर देना, परिमाप, तो परिमाप का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि सभी भुजा को योग, तो सभी भुजा कैसी, बराबर, तो 4 इंटू साइड, ये 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा ही इसका परिमाप कहलाएगी। परिमाप में कोई अंतर नहीं है, सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल तो इतना ही हुआ है, क्योंकि इधर बढ़ गया था इधर घट गया, सीधी सी बात। पर बात है एंगल की, जो कोण था वो कम ज्यादा हो चुका है, तो क्या बात समझ में आया, 1/2 d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ, ये d1 d2 क्या भैया, ये विकर्ण है, तो विकर्णों का गुणनफल। क्या आपको समचतुर्भुज के बारे में समझ में आया होगा। अगला इसी के साथ में हम देख लेते हैं, समचतुर्भुज के बाद में एक आयत से मिलकर बना, एक आयत से बना होता है, सॉरी आयत से मिलकर नहीं, जिससे एक आयताकार है, सेम टू सेम कंडीशन उसकी होती है। देखिए ये आयत कैसा था, ऐसा, इसको भी पकड़ के खींच दो ऐसे, तो ये भी कैसा बन जाएगा, देखिए यदि इसको दबा देता हूं तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, देखिए ये ऐसा मैंने बनाया, ये आपका ऐसा बन गया, करेक्ट है, ओके। अब ये देखिए ध्यान से, ये जो बना है, ये बना है भैया पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये रेक्टेंगल था, इसमें हमने ऐसा कर दिया तो भैया देखो इसमें भी प्रॉपर्टीज इसमें क्या जाएगा कि इसकी सम्मुख भुजा जो होती है भैया बराबर ही होती है, साथ में पैरेलल भी बोल सकते हैं। इनकी जो सामने की भुजा होती है कैसी होती है, वो समान, देखिए समांतर चतुर्भुज कहां से कि इनके जो आमने सामने की भुजा समांतर, समांतर का मतलब बराबर भी होती है, साथ में समांतर या बराबर होती है। और इनका जो कोण होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं बचा, पर हाँ सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया। एडजेसेंट एंगल जिसको हम संलग्न कोण भी बोलेंगे, तो देखिए ये दो भुजा की बात करें ए बी सी डी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, ये एडजेसेंट एंगल बोलेंगे इनको, संलग्न कोण। या एंगल ए प्लस एंगल सी भी हम इसको लिख सकते हैं 180, क्योंकि ये यदि खींचा है, यदि ये मान लीजिए 90 में था, तो मान लीजिए यदि ये 50 बना, कितना बचा 50, तो ये दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 130 के लगभग पहुंच चुका है। या 130 यदि ये बन गया है तो ये 50 के लगभग बन चुका। तो यहां हमें डायरेक्ट यदि चित्र देखे तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं, बस इतना सा समझ लो आप। तो इसका सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही लंबाई गुणा चौड़ाई समांतर चतुर्भुज का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ में एक लास्ट बचा समलंब चतुर्भुज। क्या बना है, ये अलग हो चुका है भैया, समलंब चतुर्भुज, है ना। ट्रिपेजियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपेजियम, क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम। अब ये क्या होता है, समलंब। देखिए एक भुजा का जो जोड़ा होता है वो बराबर होता है, मतलब एक जोड़ा जो होता है, एक पेयर जो वन पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, क्या होता है भैया, समांतर। लेकिन दूसरा जो पेयर होता है वो असमान होता है। देखिए जैसे हमने ये असमान सामने की, तो ये मान लीजिए बड़ा छोटा हो सकता है, मान लीजिए यहां तक ही गया तो ये ऐसा हो चुका है, तो ये जो वाला है ये असमान होता है। क्या होता है ये, देखिए असमान हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि यहां इसको बराबर करने के लिए देखिए ये, या इधर से हम एक लंब डाल देते हैं, इसलिए इसको समलंब बोलते हैं। देखिए समलंब, इसको याद कैसे रखेंगे, समलंब का मतलब है एक जोड़ा जो होता है समांतर होता है और दूसरा जो पेयर होता है वो असमान होता है, तो इसको हम बोलते हैं समलंब। तो समलंब का अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, तो इसका सूत्र बनता है 1/2 a प्लस b गुना h। एक तो ये याद रख सकते हैं, या आप देखिए सामने मैं आपको समझा देता हूं, ये वाली जो भुजा है ना, इसका जो सूत्र की बात करें, ये एज कहां से आया, तो ये आया हाइट से, ये वाली जो अपने लंब डाला ना, ये वाला भाग। तो अब क्या, या तो इसको हम पैरेलल बना सकते हैं, पैरेलल भी कैसे बना सकते हैं, ये ऐसा इतना आप बना सकते हैं, देखिए ये पैरेलल बन गया और ये त्रिभुज, तो हम साथ में समांतर चतुर्भुज और प्लस त्रिभुज को कर दे तो समलंब का बन जाता। तो जैसी कंडीशन बनेगी मैं ऐसा आपको बता दूंगा, पर अभी समझ लीजिए एक्चुअली में समलंब का सूत्र क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1/2 a प्लस b इंटू h, इसका मतलब है 1/2 सम्मुख भुजाओं का योग, या जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, गुणा क्या है आपका ऊंचाई, ये सूत्र बन गया। देखिए 1/2 आमने सामने की भुजा जो होगी, जो समांतर भुजा उनका योग, a प्लस b इंटू ये क्या ले लिया हमने, हाइट, ये इसका सूत्र बन गया। आई होप आपको ये चतुर्भुज के बारे में भी समझ में आया होगा।